Good morning, friends. Welcome back. Here I am going to start the new chapter of business studies, that is organizing. And this is the first part in which we will discuss the introduction of organizing and organizational structure. So, as we have studies several things in business studies, those were about management principles, planning, business environment, etc. etc. Now, organizing. The term organizing has a important place in the business studies. Here we know one thing which we should know before starting this chapter, कि plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work. प्लान्स जो होते हैं वो सिर्फ एक आपकी मनोवृत्ति है, आपकी इच्छा है, एक अच्छी इच्छा है, unless or until you get started working on it. जब तक आप लोग उन प्लान्स पे काम नहीं करते हैं तब तक वो महज एक इच्छा की तरह आपके दिमाग में, आपके दिल में पड़ा हुआ है, अदरवाइज इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है. तो मतलब प्लान को सक्सेसफुल होने के लिए उसका इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, और इम्प्लीमेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है? समथिंग अदर देन प्लानिंग, समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सीम्स हेयर, एंड that is nothing but the organizing. So, according to Lewis Allen, organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. एलन साहब कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रक्रिया है. किस चीज़ की प्रक्रिया? पहचान करने की और समूह बनाने की प्रक्रिया है. ऐसे काम जिनका होना है, जो प्लानिंग के दौरान हम लोगों ने तय किया है कि ये सारे काम हम करने वाले हैं, इन सारे कामों को पहचानना और उनका उनके नेचर के आधार पर ग्रुप बनाना, ये ऑर्गेनाइजिंग की प्रक्रिया का पहला चरण है. डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, और काम के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आदमी उस काम को करने में सक्षम है, कैपेबल है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को क्या करते हैं? प्रदान कर देते हैं. एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ, और एक संबंध का निर्माण करते हैं ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाए. इतनी सारी बातें बताई गई इस डिफिनीशन में. इसका मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो भी हमारे डिसाइडेड वर्क्स हैं टू बी परफॉर्म्ड, उन रिसोर्सेज के हिसाब से अपने किए जाने वाले तयशुदा जो हमारे काम हैं, उन काम को करने के लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जाए, जितना संभव हो सके. दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग इन शॉर्ट. One more definition is here. Organizing is the process of bringing together the financial, human and physical and other necessary resources, जैसा मैंने बताया, and clearly defining the job and working relationship for the achievement of desired objective. जो तय किया है, जो ऑब्जेक्टिव हमने तय किया है, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें प्लान फॉलो करना पड़ेगा. उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक HRM करके एक हमारा अलग ही कॉन्सेप्ट आएगा. लेकिन अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग के मदद से हम उनको पूरा करते हैं.
तो आइए कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कुछ और चीज़ें जानने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल लेड डाउन इन द प्लानिंग फंक्शन इन सच अ मैनर दैट resources are used optimally, people are able to work collectively effectively for a common purpose. तो जिस तरीके से हम लोगों ने डेफिनेशन देखा कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही होता है कि निर्धारित काम को किस तरीके से किया जाए और उस काम को करने के दौरान हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से मैनेजमेंट हो ताकि उनका ऑप्टिमल इस्तेमाल हो सके, उनसे उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकें और लोगों को पीपल आर एबल टू वर्क कलेक्टिवली एंड इफ़ेक्टिवली। कलेक्टिवली मतलब सब लोग एक साथ मिल के काम कर सके, इसके लिए हमें ऐसा माहौल बना के रखना होगा। और इफ़ेक्टिवली मतलब सही व्यक्ति को सही काम अगर हम लोग देंगे तो हमारे जो प्रोडक्टिविटी होगी उनकी ज़्यादा हो जाएगी और हम लोग कह सकते हैं कि हमारा काम काफ़ी इफ़ेक्टिव चल रहा है। दस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट दैट ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन और ड्यू इम्पोर्टेंस। और इसीलिए मैनेजमेंट में एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजिंग बेहद इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। अब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्लान्स को एक्शंस में तब्दील करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता होती है। प्लान्स हम लोग ख्यालों में बनाते हैं, लेकिन उसके धरातल पर उतारने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता होती है। कुछ और बातें हैं ऑर्गेनाइजिंग की जो हम लोग जानना चाहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इम्प्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ह्यूमन हमारे पास जो एफर्ट्स है, जो ह्यूमन क्वालिटी है, जो ह्यूमन फोर्स है, रिसोर्सेज हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उनको उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव के आधार पर, उनकी दक्षता के उनके आधार पे हम लोग उनको काम अलग अलग सौंपते हैं। असेंबल्स रिसोर्सेज और भी बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनका इंतज़ाम करना, उनको सहेज कर अपने काम के अनुरूप उनका इस्तेमाल करना। इंटीग्रेट्स बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल। और दोनों को इस प्रकार मिला के एक समरूप काम कराने के लिए, इस तरीके से आपने देखा होगा कि एक ट्रेन को चलाने के लिए गार्ड, ड्राइवर और दुनिया भर के टेक्नीशियंस जो अलग अलग स्टेशंस पे बैठे रहते हैं, ये सभी लोग मिलकर एक ट्रेन चलाते हैं। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ इंटीग्रेशन। सब लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं। Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationship, effectively deploying resources for attainment of identified and desired goal. चलिए अब आगे चलते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग में हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बड़ा महत्व है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब कि हमारे जो भी हमारी संस्था है उस संस्था में कितने लेवल्स हैं और किस तरीके से प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक बात जाती है, फिर वहाँ से प्रोडक्शन होता है, वहाँ से रिज़ल्ट आता है और किस तरीके से मतलब हम लोग प्लानिंग को रिज़ल्ट में तब्दील करते हैं। इसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, दैट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए, अ बोर्ड मेंबर इन चार्ज ऑफ डेवलपमेंट सेंटर, बोर्ड मेंबर ऑफ होंडा R&D। अब मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, ये आपकी बुक से लिया मैंने एग्जांपल, होंडा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको रिसर्च और डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक संस्था का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अब बोर्ड मेंबर्स होंगे तो उन बोर्ड मेंबर्स में के नीचे कौन लोग होंगे, हेड्स होंगे, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे उनकी रिसर्च में हेल्प करने के लिए।
अब जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंटल हेड्स का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एक हेड होगा जो उनको उनके निर्णयों पे बताएगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इस निर्णय को कंप्लीट करने के लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ये सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है आपके इस डिसीज़न के लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें और भी सपोर्ट मिलने वाला है। सब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बोथ दे विल टेल। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसका हेड अपनी बात बताएगा, वहाँ पे रखेगा। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फिर प्लानिंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए एक पहला लेवल कौन सा हुआ, पहला लेवल हो गया आपके ये बोर्ड मेंबर्स, पहले लेवल बोर्ड मेंबर्स। दूसरा लेवल कौन सा हुआ, ये हेड्स, सारे हेड्स। फिर तीसरा लेवल, अब ये लोग अब जैसे हेड्स के अंडर में इनके पास पूरा इनका एक सारा इनका एक डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ये ग्राउंड की चीज़ें हैं, ग्राउंड लेवल पे ये काम होते हैं। इस काम को करने के लिए हमारे पास ये पूरा डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है और इस डिपार्टमेंट का एक हेड ये है, ये हेड है। और इन सारे हेड्स के लिए को प्लानिंग डिसाइड करने के लिए इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास एक ये बोर्ड मेंबर्स की टीम बैठी हुई है। तो ये कम से कम 3 या 4 लेवल में ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बटा हुआ है। तो काम किस तरीके से प्लानिंग हमारे बोर्ड मेंबर्स के हाथ से शुरू होती है और फिर इम्प्लीमेंटेशन इन सारे हेड्स के थ्रू नीचे तक जाती है और ग्राउंड लेवल पे बात जाके रिज़ल्ट में वो तब्दील होती है। अब रिज़ल्ट अच्छा है बुरा है वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट आएगा कहाँ, ग्राउंड लेवल पे। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में अभी इस चैप्टर में इतना ही। बाकी आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते रहें और अपने डाउट्स, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, भले ही आपके ऊपर प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं तो कहता रहता हूँ कि आप लोग अपने डाउट्स कम से कम क्लियर रखें और मुझे बताते रहें कि आपको ये डाउट है, ये चीज़ें और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट में कोई एग्जांपल चाहते हैं। और हम लोग बहुत जल्दी केस स्टडीज़ भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। टॉपिक वाइज केस स्टडीज़ आई विल अरेंज and we will solve it with the help of, we will discuss it here only and then we will reach to the conclusion. So guys, keep giving me feedback, keep subscribing the channel and